गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग सभी लोगों को. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. क्या सब कुछ बेटा परफेक्ट है? ऑडियो वीडियो एक बार जरा सब कुछ देख लो. सो एज एज आई इन्फॉर्म टू यू कि आज अपना एक स्पेशल सेशन होगा विद AIR-1 आदर्श राय के साथ. ओके. सो आई थिंक ही इज कनेक्टेड नाउ. हेलो. यस आदर्श. ओके सर. या सो आदर्श, क्या देखो आवाज हमारी आपको सुनाई दे रही है? जी सर, आ रही है. हाँ, परफेक्ट, आपकी भी आ रही है. सो वेलकम. जी सर. ओके. सो सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लो और सभी लोग सेशन को शेयर भी कर देंगे ईच एंड एवरीवेयर. ठीक है. सो दैट मैक्सिमम लोगों के जो मन में क्वेरी होगी तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आदर्श के साथ. और आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, तो दिस इज द फर्स्ट सेशन विद AIR-1 अक्रॉस द इंडिया. ओके. तो आदर्श के साथ ही अपना पहला सेशन होगा, गाइडेंस सेशन होगा. आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे. उन सारे सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने वन बाई वन डाल सकते हैं. दिस इज द फ्री सेशन, एवरीवन कैन ज्वाइन. ठीक है, विदाउट एनी फीस ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग. स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है. ओके आदर्श, स्टार्ट करते हैं सेशन को. बच्चे बीच में ज्वाइन करते रहेंगे और आपसे आज ढेर सारी बात भी बच्चे करेंगे. तो आदर्श, थोड़ा अपनी गेट की जर्नी और अपनी थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए. कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस कॉलेज से आपने बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं? कैसा आपका पास्ट रहा? वैसे तो मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ. और अभी तो मेरा नाम तो जानते हैं, आदर्श राय. और मैं कॉलेज है MNIT जयपुर, केमिकल इंजीनियरिंग. और मैं 2024 मतलब मेरा फाइनल ईयर है. तो ओके. तो ये अभी आपका फाइनल ईयर करंट रनिंग में है? जी सर. तो फाइनल ईयर में रह के आपने AIR-1 अचीव करी इन गेट 2024 में. आदर्श, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार आपके टोटल मार्क्स कितने आए थे? मार्क्स थे 73.33. 73.33. तो गेट जी सर. 2024 के जो टॉपर हैं उनके मार्क्स हैं 73.33. ओके, वेरी नाइस. आदर्श, स्टार्ट करते हैं. कैसी आपकी ये जर्नी प्रिपरेशन रही और कब से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी गेट की, और कैसे आपको पता चला था कि गेट मेरे को करना है? क्या आपके शुरुआत के सोर्सेस रहे थे? किस तरीके से आपका मोटिवेशन आया था जब आपने बीटेक में एंटर किया था? और बीटेक से पहले आपने कोई प्रिपरेशन करी हो तो उसको भी जरूर बताना. और उस समय आपने IIT के लिए देख रहे थे और अभी आपने बहुत अच्छी रैंक अचीव करी, तो इनिशियल रिसोर्सेस आपके क्या थे? इनिशियल सोर्स आपको कहाँ से मिला और इनिशियल कैसे पता चला कि गेट करना है? जी सर. तो इससे पहले तो सर मैं NIT में हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने JEE के लिए प्रिपरेशन किया था. तो JEE के लिए मैंने एक साल ड्रॉप लेके भी प्रिपरेशन किया था, मतलब 11th-12th में भी किया था और उसके बाद एक साल ड्रॉप भी लिया था. तो वहाँ से JEE हुआ. JEE के थ्रू मतलब वहाँ पे एडवांस में तो मतलब क्वालिफाई हुआ, लेकिन कॉलेज लायक रैंक नहीं मिली, मतलब जिसे IIT मिल जाए. तो मैं NIT से फिर आ गया यहाँ पे सर, क्योंकि पहले से मैं यूपी से हूँ. तो यूपी में लोग क्या है कि ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा. तो एक तो दिमाग में सबसे पहले से ही था कि मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है. उसके बाद सर फिर जब यहाँ पे आया, केमिकल में आया, तो मेरा सर वैसे भी IT सेक्टर वगैरह में उतना इंटरेस्ट था नहीं. तो मुझे था कि मतलब इसी सेक्टर में जॉब करनी है. तो यहाँ पे फिर कर करके पता चला कि मतलब गेट के थ्रू हो सकता है. मतलब यूट्यूब वगैरह देखा और यहाँ पे हमारे सीनियर्स के रैंक वगैरह भी आते थे. तो वहाँ से देखा तो पता चला कि नहीं, गेट के थ्रू भी एक मौका है जहाँ से हम अपने फील्ड में भी एक तरीके की गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं. तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब गेट करना है. तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए थे कॉलेज में सेकंड ईयर में, हमारा फर्स्ट ईयर कोविड में चला गया था. तो फर्स्ट ईयर तो जैसे तैसे बीत गया. मतलब वहाँ तो कुछ पता नहीं चला कि कॉलेज में करना है क्या. उसका तो कोई डिसीजन कर ही नहीं पाया कि आगे क्या करना है. मतलब फर्स्ट ईयर वैसे ही निकल गया. जब सेकंड ईयर आया तो फर्स्ट ईयर के हमारे लैब्स जो बचे थे वो चलने लगे. तो आधा सेकंड ईयर वैसे ही बीत गया. तो फिर आधा जो सेकंड ईयर था वो डिसीजन लेने में लग गया कि अब आगे क्या करना है. तो ले दे के जब मतलब सब कुछ फाइनल हो गया कि नहीं, अब गेट की लाइन में जाना है, तो उसके बाद फिर मैंने फिफ्थ सेमेस्टर से शुरुआत की थी गेट के लिए. ओके. तो सो फिफ्थ सेमेस्टर, यस, फिफ्थ सेमेस्टर से आपने गेट की जर्नी स्टार्ट करी. और जी सर. ठीक है, आपने बीटेक का कॉलेज आपका MNIT जयपुर, राइट? जी सर. ओके. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड कॉलेज.
तो यूपीटीयू या आपने जेई डबल ई एडवांस से आपको कॉलेज मिला था, किससे मिला था? ये जे मेंस के थ्रू मिलता है एनआईटी ना, जे ओके एडवांस के यूपी, थ्रू आईआईटी मिलता ओके यूपी में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? है। यूपी में बनारस है सर। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं। जी ओके, सर। वेरी गुड। बनारस में जेडब्ल्यू की एक्चुअली बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे हाँ माहौल बना हुआ है। वेरी जी नाइस। सर। तो एमएनआईटी से आपने ये बीटेक करंट टाइम पे कर रहे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर से आपने स्टार्ट कर दिया था। जी सर। मैं भी जयपुर से हूँ, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे जयपुर से हैं। ओके, डेफिनेटली कभी मौका लगे तो एनआईटी चले जाना, ठीक है, आपको आदर्श से मिलने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो सभी लोगों के मैं क्वेश्चंस भी ले लूंगा, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहो, है ना। कुछ भी आपको लगता है कि आपको, ठीक है, AIR 1 से डिस्कस करना है, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी लोग अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं आदर्श तक पहुंचा दूंगा और ही विल रिप्लाई। ओके आदर्श, तो फिर ये रहा है ना, तो फिफ्थ सेमेस्टर से आपने स्टार्ट कर दी। किन किन सब्जेक्ट आपने थर्ड ईयर में गेट दिया था? हाँ जी सर। एक सेमेस्टर में जब स्टार्ट किया तो वो एक सेमेस्टर पढ़ के मैंने फिर दे दिया, मतलब फिर सेमेस्टर अपना जुलाई से स्टार्ट होता है, तो जुलाई से पढ़ के मैंने फिर में एग्जाम दे दिया था एक बार। ओके, तो उसमें मेरी 206 आई थी रैंक। अच्छा अच्छा, थर्ड ईयर में 206 रैंक थी आपकी, फिर जी आपने सर। फिर से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करी। कैसे आपने मतलब स्टार्टिंग कौन कौन से सब्जेक्ट किए थे, किन किन सब्जेक्ट से आपने मूव किए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पहले फोकस किए थे? स्टार्टिंग में सर ऐसा कोई प्लान था नहीं मेरे पास, जब मैंने फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास ऐसा कोई प्लान था नहीं कि मतलब मुझे क्या करना है पहले। और ये भी था कि मैं किसी से कांटेक्ट नहीं था, मतलब किसी सीनियर वगैरह से, तो मुझे इतना पता नहीं था। मतलब मुझे था कि अब किसी तरह सारे को पहले तो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। मैंने रैंडमली उठा लिए जितने, मतलब रैंडमली उसमें कोर्सेज पढ़े थे, मैंने वहां से मतलब रैंडमली पढ़ना स्टार्ट किया। तो पहला मेरा इनिशियल फोकस था कि मुझे सब पहले तो मुझे अपना नोट्स कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो उस हिसाब से, और मतलब करते करते मतलब मेरा हो नहीं पाया था, थर्ड ईयर का जो गेट आया था तब तक मेरा हो नहीं पाया था कंप्लीट सारे सिलेबस मेरे। आईपीसी वगैरह बच गए थे, मैथमेटिक्स बच गया था, तो उन सब्जेक्ट को छोड़ के मैंने एग्जाम दिया था थर्ड ईयर में अपना। ओके, वेरी गुड। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग थे? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट, आपको लगता था कि इन सब्जेक्ट में पूरा पूरा स्कोर करके आ जाएंगे। सब्जेक्ट तो सर मैंने तो फिर जब फोर्थ ईयर में फाइनल ईयर में आया तो पूरा मुझे समझ में आ गया था कि मतलब ये जो 6 होते हैं मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन 6 सब्जेक्ट्स पे तो कमांड होनी ही चाहिए, तो उन्हीं पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो वो छह उनसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके अकॉर्डिंग? बच्चे सभी लोग उस पर फोकस करेंगे। मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सीआरई, थर्मोडायनेमिक्स एंड ये आईपीसी। हम्म, ये 6 सब्जेक्ट जिनमें मतलब एवरेज 10-10 मार्क के हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। इन पे ज्यादा फोकस सबको करना चाहिए जो कर रहे हैं वेरी गेट के गुड। लिए आगे, तो इन 6 सब्जेक्ट्स पे तो अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी। शुरुआत में आप लोग ट्राई करो कि अगस्त सितंबर तक आप लोग इन 6 सब्जेक्ट पर फोकस करो, इंक्लूडिंग जी सर। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। कैसे आपने तैयार किया था आदर्श? एप्टीट्यूड सर मैंने नहीं किया था, एप्टीट्यूड मुझे आता था मतलब एप्टीट्यूड ओके, मेरा ओके है, तो मतलब उस पर मैंने उतना फोकस किया नहीं था। मैथमेटिक्स पे था, तो मैथमेटिक्स भी मैंने बाद में मतलब उसके साथ मैथमेटिक्स भी मैंने पढ़ ली थी। और मैथमेटिक्स मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, तो मैथमेटिक्स इजी लेवल के आते हैं गेट में, तो उतना उस पर कुछ था नहीं मतलब, तो मैंने मैथमेटिक्स भी कर लिया साथ में, पर मैथमेटिक्स में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी। और एप्टीट्यूड मैंने नहीं किया था क्योंकि एप्टीट्यूड मुझे आते थे। और इंग्लिश वगैरह में मैंने मतलब एप्टीट्यूड में कुछ होते हैं इंग्लिश, उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। तो उसमें सर कितना भी पढ़े वर्ड मीनिंग आ जाएगा, तो कहाँ से कौन सी वर्ड मीनिंग आ जाएगी, तो उसमें करेक्ट, तो इसलिए मैंने उसको फिर छोड़ रखा था कि वो किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं हो तो नहीं जाएगा। होगा तो। जो उसका हाँ क्वांट वाला पार्ट होगा वो एटलीस्ट कर लेंगे, है ना, रीजनिंग हाँ वाला होगा वो हम कर लेंगे। और इंग्लिश वाले पे ज्यादा, ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ज्यादा उसमें टाइम भी नहीं देना है, एनी क्वेश्चन आ सकता है। टारगेट कितना, मतलब आपका एप्टीट्यूड में इस बार कितना स्कोर आपने किया? एप्टीट्यूड में मैंने 8 क्वेश्चन किए थे, 8 सही थे, मेरे 12 नंबर थे एप्टीट्यूड में। अच्छा, 8 क्वेश्चन किए थे, ऑटो के ऑटो करेक्ट थे क्या? जी वेरी गुड। जितना सिलेक्ट किया उतना मतलब आ रहा था, वेरी गुड। ये जी। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया था आपने इस बार? ओवरऑल सर मैंने 57 अटेम्प्ट किए थे। ओके, 50, 7। 57 आउट ऑफ 65। जी जी सर। यस, अच्छा अटेम्प्ट था। गलत कितने हो गए थे क्वेश्चन? गलत सर 8 क्वेश्चन हुए, 49 सही में। ओके, आदर्श, रवि का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी एक स्ट्रेटजी क्या थी जब आप प्रिपरेशन करते थे, तो क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी थी? सर थर्ड ईयर में मेरी तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, मैं फाइनली की स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। तो स्ट्रेटजी में तो मैंने सबसे पहला सर, मैंने थर्ड ईयर का जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मुझे वहां से समझ में आ गया था कि मेरे मेरे साथ काफी सारे मिस्टेक्स हो गए थे। तो हम्म, मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मुझे अपने मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, तो पहला चीज तो मैंने इस पे फोकस किया कि मुझे अपने मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। ओके, और सर दूसरा चीज वहां से मुझे सर ये भी पता चल गया था कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं।
तो ये हो गया था कि मतलब फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले भी करके जाए तो आदमी एक डिसेंट स्कोर पा सकता है, तो फॉर्मूले पे पहले फोकस करना शुरू किया। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट से फोकस करना होता है। तो ये सब तो मतलब मैंने पेपर देख के एनालाइज कर लिया था कि मुझे अब आगे करना है, कैसे करना है और क्या नहीं, तो ये तो पहले दिमाग में था। उसके बाद आगे जब मैंने स्टार्ट किया तो सितंबर तक, जैसा आप बता रहे हैं, तो सितंबर तक तो कोर्स कंप्लीट लगभग हो जाना चाहिए लोगों का, मतलब सितंबर एंड या जाते जाते अक्टूबर एंड तक जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हो जाने चाहिए। केमिकल टेक्नोलॉजी वगैरह छोड़ सकते हैं, जो कि जैन में हम कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई वो नहीं है। केमिकल तो ये हो टेक्नोलॉजी हो जाना। गया, प्लांट डिजाइन हो गया, पीसी हो हाँ। गया, ठीक है, और ये कि एक दो और एमओ मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, इनको बिल्कुल लास्ट में रखो। ओके, इनको इन लास्ट में कर सब्जेक्ट सकते हैं। में, हाँ, इन सब्जेक्ट में आप चाहोगे तो आप 15 दिन में या 10 दिन में एक सब्जेक्ट कवर कर लोगे इजीली। जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको पहले मैं अभी बच्चों को इसी तरीके से गाइड भी कर रहा हूँ कि पूरा मतलब बड़े बड़े सब्जेक्ट ही करवा रहा हूँ इनको। ओके, सो आपका सिलेबस कब तक एंड हो गया था ये 4th ईयर में जब आए थे? फोर्थ ईयर में सर मैंने कर लिया था, मतलब फोर्थ ईयर में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मेरे जो बचे हुए सब्जेक्ट थे वो मैंने बाद में कर लिए, गर्मियों की छुट्टियों में कर लिए जब मैं इंटर्न पे था। तो जो हम्म। बचे हुए सब्जेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर मैंने वापस से जुलाई में स्टार्ट किया प्रिपरेशन। फिर जुलाई में मैंने स्टार्ट की थी जब मैं कॉलेज आया था तब। तो फिर ओके। लेके जुलाई अगस्त अगस्त तक मैंने कर लिया था बस। रिविजन ही करना था, ज्यादा कुछ तो था नहीं, मतलब मेरे पास नोट्स वगैरह थे, जिन जिन में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो मैंने वापस से कर लिए। वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स वगैरह से हो गए, फिर उसके बाद क्विज में मैं लग गया। ओके, एक स्टूडेंट है पीहू करके, उन्होंने पूछा कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया था, आपने कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स वगैरह कुछ फॉलो किए थे क्या? एपीसी के लिए तो सर मैंने आप ही के लेक्चर देखे थे। ओके एपीसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सब यूट्यूब से ही मैंने देखे, आप ही से देखे। ओके ओके और जो जो चीज़ मुझे नहीं आ रहा था, मतलब थर्ड ईयर में तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। थर्ड ईयर में तो यूट्यूब से भी लिया था कुछ, एक मतलब एक ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन भी लिया था, वहां से भी किया था। ऐसे कर करके मैंने कर लिया था। ओके। सो आदर्श ने जैसा कि बताया कि इन्होंने यूट्यूब से लेक्चर्स देखे थे, जो अपनी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पर, सी चैनल पर जो पहले प्लेलिस्ट थी, तो उसको फॉलो किया था। मैथमेटिक्स, आदर्श मेरी मीटिंग हुई थी, आप बोल रहे थे मैथमेटिक्स की भी कुछ सीरीज फॉलो करी थी, जी क्या सर, क्या न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स? मेथड्स मैंने किया था। और सर वो जो होते हैं ना हीट वाले, हीट, लेप्लास और वेव, हाँ, ईट मुझे लैपलॉस कहीं में। मिल ही नहीं रहे थे। हाँ, वो मिल ही मैं नहीं रहे काफी थे। ढूंढ रहा था, कहीं मिल नहीं रहे थे, तो आपके पे थे, तो आपने डायरेक्ट उसके सोल्यूशन लिखवा रखे हैं कि हाँ मतलब हाँ ये ऐसा है तो डायरेक्टली अब। तो हाँ। वो मैंने आपके देख के करके गया था, पर उससे क्वेश्चन आया नहीं, आता तो सही रहता। वेरी गुड, उस पे आया नहीं क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना कि उसको हम लोग थोड़ा गेट में नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एक आध हाँ, क्वेश्चन समटाइम्स उसमें फंस जाता है ना, तो फिर बच्चे फिर फंस जाते हैं, और बहुत इसलिए इजी सर मैं होता बता रहा हूँ ना, क्योंकि अब सिलेबस देख के पढ़ाई करनी चाहिए। जो जो लोग कर रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिलेबस एक बार जरूर देखना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या कोई चीज मुझसे छूट तो नहीं रही। मैं सिलेबस देखता था तो मुझे वहां पे था कि ये लेप्लास हीट, ये क्या है, मुझे और कहीं मिलता ही नहीं था, ये काफी जगह ढूंढा मुझे नहीं मिला। फिर मैंने आपके पे देखा तो वहां पे मिला था, तो फिर उसको मैंने कर लिया था अच्छी तरीके से। है। वो एक्चुअली क्या था आदर्श, मेरे कुछ स्टूडेंट थे आईआईटी मुंबई में, उनकी रिक्वेस्ट आई थी, हम्म, ग्रुप था उनका पूरा, जी सर। आईआईटी मुंबई में ग्रुप था, तो उन्होंने स्पेशली मेरे को मतलब 4-5 लोगों ने बोला था कि सर ये वाला टॉपिक मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो जो मैथमेटिक्स आपने हाँ। प्लेलिस्ट डाली है तो उसमें थोड़ा ऐड करवा दीजिए। तो वो बिल्कुल हम्म। लास्ट में मैंने बिल्कुल कुछ लेक्चर उसमें ऐड किए थे स्पेशली। तो इससे आपने एक शॉर्ट। 2022 का क्वेश्चन भी करवा रखा है, वो जो आया है उस पे, उसी के यस बेसिस। यस यस। हम्म। तो बच्चे ने बोला था कि सर ये 22 का क्वेश्चन भी करवा देना और ये भी करवा देना, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट वो लेक्चर थे, आपने देखा होगा 1 या 2 लेक्चर में पूरा खत्म हम्म। कर दिया था वो। हम्म। तो उतना कर लेंगे तो जितने भी पीवाईक्यूज होंगे वो भी बन जा रहे थे, और जो सवाल आएगा वो भी अपना बन जाएगा। वेरी नाइस। मास ट्रांसफर भी किया था क्या यूट्यूब से अपना? छोटे मोटे टॉपिक सब देखे थे, वो आपके देखे थे मैंने, मेम्ब्रेन सेपरेशंस। ओके, मेम्ब्रेन सेपरेशन जो अलग से और थे। किसी में डाउट होता था तो वो मैं देख लेता था बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो नाइस नाइस नाइस, तो इन्होंने यूट्यूब से, देखो वही चीज होती है ना, तब आपका बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं ना। अब जैसे इन्होंने बोला कि एमएनआईटी में इनका बीटेक था, तो कॉलेज में एक अच्छा माहौल था आपके यहाँ आदर्श, बढ़िया पढ़ाई जी होती सर। थी? जी जी। शानदार। सारी चीजें वहाँ पे मैक्सिमम चीजें कवर करवा दी जाती थी, तो उतना इनको प्लस की नीड नहीं पड़ी, बट इन्होंने यूट्यूब से चीजें करी, जो जो चीजें इनको नहीं आ रही थी उनको इन्होंने प्लस किया, मेहनत करी, और चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए, और आपके सामने आज बैठे हैं, ठीक है, ऑल इंडिया में टॉप किया है इन्होंने। अच्छा आदर्श, जरा ये बताओ, जैसे बच्चे होते हैं, थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं, सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं, तो ये सेमेस्टर के साथ गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो गेट की प्रिपरेशन इनको सेमेस्टर में किस तरीके से हेल्प करती है? सेमेस्टर में तो सर ऑब्वियसली जो हम लोग गेट में पढ़ रहे हैं वो आपके सेमेस्टर में तो होंगे ही होंगे। तो इसके लिए ये भी कर देना चाहिए, मतलब जो लोग कर रहे हैं उनको ये भी करना चाहिए कि जो उनके सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट्स हैं वो उस टाइम पे करना चाहिए। जैसे आपके सेमेस्टर में मास ट्रांसफर अभी चल रहा है, तो आप मास ट्रांसफर उठा लो गेट के लिए भी, गेट में भी हेल्पफुल हो जाएगा और आपके सेमेस्टर में भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब जैसे जैसे है सेमेस्टर में आपकी चीजें चल रही हैं वैसे वैसे आप अपने सब्जेक्ट गेट वाले उठा लो। बैलेंस करके कर हाँ। सकते हैं।
तो जैसा आदर्श ने बताया कि आप सेमेस्टर के साथ कर सकते हैं, तो देखो रिकॉर्डेड आपके पास एक्सेस सारे अवेलेबल रहते हैं। मैंने आपको बताया ना क्लास में, मेरी देखो मास ट्रांसफर हो गया, आईपीसी हो गया, थर्मो हो गया, सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको रिकॉर्ड फॉर्म में स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप सेमेस्टर के हिसाब से करते चले जाओ, जो लाइव चल रहे हैं उनको लाइव करते रहो। तो एक ये इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, है ना। अच्छा आदर्श, ये तो हो गया थर्ड ईयर में आपने ये सब चीजें करी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे आपका तो कॉलेज है एनआईटी जयपुर, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मैक्सिमम चीजें स्टूडेंट, ठीक है, सेल्फ ही बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपको भी पता होगा, जहाँ पे कॉलेज में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है ना। स्टूडेंट सिर्फ जाता है, अटेंडेंस लगा के चला आता है, उसको ये भी नहीं पता होता है पीएफ और सीएसटीआर में क्या डिफरेंस होता है ना। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं स्ट्रांग होते हैं। तो उन बच्चों को किस तरीके से गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, उनको मतलब कैसे, मतलब उन बच्चों को खासकर कैसे तैयार करना चाहिए? सबसे पहले तो सर सबसे पहले तो बेसिक पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहले तो सब्जेक्ट नॉलेज मतलब बेसिक हो गया, तो आप बेसिक के थ्रू ही सब्जेक्ट नॉलेज पूरा पहले हो जाना चाहिए आपको, कि नहीं मेरे को सब्जेक्ट नॉलेज है, ऐसा नहीं कि मुझे सीएसटीआर ही नहीं आ रहा, वो क्या है। पहले तो बेसिक पे फोकस करना चाहिए। जैसे मतलब नॉर्मल जो वीडियो लेक्चर जो भी आपने ले रखे हैं कोर्स वगैरह, उस पर वीडियो लेक्चर देखोगे तो हर कोई बेसिक से ही सिखाता है, तो आपको वो पूरा फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ये चीज आती है तो मुझे नहीं देखना, ये करना है, ऐसा नहीं। आपको पूरा वो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कोई चीज छूट ना जाए उसमें। तो वहां से आपको पहले सब्जेक्ट नॉलेज बनानी चाहिए, कि आपको एक अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। फिर उस नॉलेज को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। फिर वहां से आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मुझे इस टाइप के कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत आ रही है। तो फिर उन कॉन्सेप्ट को अगर आपको करना है तो आप या तो आप उसको वापस से वीडियो देखिए, या फिर कोई और सोर्सेज का यूज लीजिए, ताकि इससे आपका वो स्ट्रांग हो सके वो पोर्शन। ऐसे करने चाहिए। ओके, तो आदर्श का कहना यही है कि सपोज कर लो कि अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि हमको एक कॉलेज मिल गया, अब हमको बीटेक वहां से कंप्लीट करनी है। अब बीटेक कंप्लीट करते करते मेरे को इतना तो गेट में रैंक लेकर आनी है कि या तो एक अच्छा आईआईटी मिल जाए और थोड़ी मेहनत कर लें, या तो पीएससी मिल जाए। ये हमारे अब हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है कि फोकस करना है, चीजों को अच्छा करना है। तो आदर्श ने बोला है कि सपोज कर लो कि कॉलेज में अप टू मार्क पढ़ाई नहीं हो रही है, या कॉलेज में उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही है, तो आदर्श ने बोला कि जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उनको धीमे से स्टार्ट करो। ठीक है, वहां पे भी आई थिंक आदर्श आपने आईपीसी जैसे फॉलो किया होगा, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको, है ना। तो आप लोग कर रहे हैं कि यूट्यूब से भी कर रहे हैं, तो यूट्यूब से भी क्या हो जाता है कि आपकी बहुत बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगी, कि एटलीस्ट आप क्वालिफाई तो कर ही सकते हो। स्टूडेंट में इतना करंट है कि आप थोड़ा मेहनत करके जा रहे हो, क्वेश्चंस लगा के जा रहे हो, तो एटलीस्ट गेट क्वालिफाई कर दोगे। और केमिकल इंजीनियरिंग में आपने गेट क्वालिफाई भी कर दिया, तब भी आपको आईआईटी मिल जाती है। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग में आपने किसी भी तरीके से गेट क्वालिफाई भी कर लिया, मेरे से बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा ये कॉलेज अप्लाई कर दो, यहाँ पे आपको क्वालिफाई पर भी आईआईटी मिल जाएगी। राइट, बहुत बढ़िया। तो आपको बेसिक से ही चीजें स्ट्रांग करनी है, जल्दी, ठीक है, बिल्कुल हवाबाजी नहीं करनी है कि पता चला नहीं सर बड़े बड़े क्वेश्चंस एकदम से लगाने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना है। अच्छा आदर्श, बेसिक से मैं बात करूंगा कि जब आप तैयार करते थे तो डेरिवेशंस होते हैं किसी हर सब्जेक्ट में, तो बच्चा क्या करता है, उन डेरिवेशंस को स्किप कर देता है, जो लास्ट में रिजल्ट आता है ना उसको याद कर लेता है ना। और उसके बेसिस पे समटाइम्स क्या होता है, गेट के क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं, है ना। तो वो कितना बच्चे के लिए वर्दी है, या वो कितना हार्मफुल होता है कि जब बच्चा डायरेक्ट रिजल्ट याद करके जाता है रादर देन डेरिवेशन। डायरेक्ट रिजल्ट पे तो कभी मत फोकस करना चाहिए। मतलब क्या है ना कि जो डेरिवेशंस होते हैं उसमें कई सारे कंडीशंस मान के हम डेरिवेशंस करते हैं, कि नहीं ये कंडीशन होगा, हम लोग सपोज करते हैं कि ऐसे कंडीशन होगा, सपोज करेंगे कि ऐसा कंडीशन होगा। तो आईआईटी क्या करता है, खेलता है उसी कॉन्सेप्ट के साथ खेलता है। तो आईआईटी क्या करेगा कि उन कंडीशंस को ही बदल देगा। अब आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करके जाएंगे और लगाएंगे, वो कंडीशन तो रहेगी नहीं, आपके आंसर गलत आएंगे, और उस आंसर के हिसाब से उन्होंने एक ऑप्शन भी दे रखा होगा, तो आप वो करके चले आएंगे, तो आपको लगेगा आप सही करके आ रहे हैं, फिर वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो जो डेरिवेशन होते हैं वो बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट ही होते हैं, मतलब फॉर्मूला के लिए, कि आपको पता चल जाए कि नहीं ये कंडीशंस पे ये फॉर्मूला है, तो तब वहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, तभी तो मतलब मिस्टेक्स आपकी अवॉइड हो सकेगी। वही चीज, मतलब आप जब भी कोई सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसको देखो, आप कोई जरूरी नहीं है, देखो आदर्श के 73 नंबर हैं, ओके, AIR 1 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% अपना सिलेबस तैयार करके जाएं, लेकिन जितना करके जाओ उतना वो अच्छे से करेंगे। बहुत अच्छे से करके जाओ। ठीक है, आप एक जी। सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो तो उसको इतना डीप में लेकर चले जाओ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा हीट ट्रांसफर का तो फिर हम वो निकाल देंगे। आप मास ट्रांसफर पढ़ रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम वो निकाल देंगे। ठीक है, आपने प्रोसेस कैलकुलेशन छोड़ दिया है तो कंप्लीटली छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर आएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं हम छुएंगे ही नहीं, हमारा टाइम बच जाएगा, हम उतना टाइम एप्टीट्यूड में डाल देंगे। राइट, तो एक ये पॉइंट है। तो
पूरा एकदम से सारा चक्कर में ना पढ़ो, जितना पढ़ो उतना कॉन्क्रीट पढ़ो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव अपना होना चाहिए। आदर्श बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं ले लेता हूँ। आदर्श जैसे एक तो सबसे पहले स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है 1 by 1, प्रिपरेशन करते टाइम आपका डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से हुआ और उसको आपने कैसे फाइट किया, सोशल मीडिया लाइक और भी बहुत सारी चीजें। अगर आपको करना है कुछ भी, जिससे भी पूछा हो, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो चीजें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी, बाहर आना जाना छोड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ भी अगर पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता है, तो कुछ आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि नहीं, मतलब मुझे करना है, कुछ छोड़ना है, डिस्ट्रक्शन आने नहीं देना है। ये तो आपको अपने अंदर से करना है कि नहीं, मैं मोटिवेटेड, मतलब मोटिवेटेड हमेशा रहना है। सेल्फ मोटिवेट जो होता है ना, इन्हीं की वीडियो देख के मोटिवेट होना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तब आपको कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। वही चीज है, देखो अब अंदर लगी हो फायर, तो क्यों ना, हाँ। ये कुछ भी आ जाए तो कोई भी कितना भी ठंडा पानी होगा ना वो आपको ठंडा नहीं कर पाएगा। ओके, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है। तब अंदर से आपके फायर है, आपके अंदर आग लगी हुई है, तो डिस्ट्रैक्शंस आपके पास ऐसा नहीं हो आते होंगे, अदर्स के पास भी डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे, लेकिन इन्होंने उन चीजों को अवॉइड किया होगा, ठीक है। हर किसी के पास आते हैं डिस्ट्रैक्शंस, तो वही होता है ना कि एक रेडिएशन शील्ड ऐसी लगा लो ना कि उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर ही ना हो पाए। तो वो आपके सराउंडिंग में कैसी आपको शील्ड क्रिएट कर लेनी है, ओके, कि डिस्ट्रैक्शंस आए, ठीक है, तो उनको मैं बहुत ही जल्दी उनसे ओवरकम हो जाऊं, उनको बहुत ही जल्दी स्किप कर दूं और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ऑब्वियस है कि देखो फ्रेंड सर्किल होती है, ठीक है, बीटेक में एक आपका ग्रुप होता है, तो ग्रुप में बहुत सारे आपके साथ, ठीक है, आपकी सोच के आप पढ़ने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग इनो की मौज मस्ती वाले भी लोग होते हैं, ठीक है, कुछ का अलग फ्रेंड सर्किल होता है, किसी का अलग टाइप का फ्रेंड सर्किल होता है, वो आप सभी लोगों को पता है, सभी लोग बीटेक कर रहे होंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, मैंने भी प्रिपरेशन करी थी, मेरे को भी डिस्ट्रैक्शंस आए थे, आदर्श ने करी होगी, कुछ आदर्श को भी आए होंगे। तो कोई भी यहाँ पे 100% प्योर नहीं है कि जी जीवन में सब कुछ आए नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को कैसे आप मैनेज कर रहे हो, उन्हीं प्रॉब्लम्स को जहाँ पे आपका टाइम किल हो रहा है सोशल मीडिया लाइक, ठीक है, आप रील्स देख रहे हो या कुछ और कर रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, वर्ल्ड कप देख रहे हो। आदर्श वर्ल्ड कप भी आपके टाइम पे आया होगा, तो वर्ल्ड कप में आपने कितना टाइम दिया था, कैसे मतलब सोशल मीडिया को कैसे अवॉइड करते थे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट आज के टाइम पे उसी में ट्रैप्ड है, तो वो कैसे आपने अवॉइड किया, सोशल मीडिया पे टाइम आपने कैसे बचाया। सोशल मीडिया तो सर मैंने यूज नहीं किया, मतलब 6-7 महीने जितने भी मैंने प्रिपरेशन किए ना, सोशल मीडिया यूज नहीं किया। दोस्त वगैरह पार्टी देने के लिए, किसी का दोस्त है, इतने सारे कॉलेज में रहेंगे, दोस्त रहेंगे, सबका बर्थडे आता रहेगा हर महीने 10 दिन, तो पार्टी के लिए तो वो सब मैंने अवॉइड किया। मतलब बोलते थे मुझसे चलो चलो, लेकिन मैंने अवॉइड किया कि नहीं करना मुझे। फिर उसके बाद कॉलेज फेस्ट वगैरह आए, वो सब भी मैंने अवॉइड किया, मतलब मैं बिल्कुल ही कहीं नहीं गया, घर पे भी नहीं गया। 6-7 महीने में घर पे नहीं गया, यहीं पे था, यहीं पे अच्छे से किया। और और क्या पूछा था सर आपने वर्ल्ड कप के लिए, तो वर्ल्ड कप में मैंने इंडिया के मैचेस देखता था, क्या करता, मतलब इंडिया थोड़ा मैं फॉलो करता हूँ क्रिकेट का, तो मैं इंडिया के मैचेस देख लेता था। बाकी क्रिकेट तो मतलब हम इतना लोगों ने टाइम निकाल साथ में लेता भी खेला है, ठीक था। है ना, बेंगलोर में अभी हम लोगों ने मीटिंग करी थी, तो क्रिकेट तो ठीक ही ठाक है, बहुत अच्छी बात है ना। क्रिकेट के साथ तो सबको प्रेम है, हमको भी अच्छा लगता है। हमारी बैटिंग देखी थी आदर्श। सर आपने तो मैच जितवा दिया था। तो ये अच्छा लगा, ठीक है, उस दिन काफी हम लोगों ने मजे किए और बहुत अच्छी ट्रिप। कैसी रही आदर्श, बेंगलोर वाली ट्रिप कैसी रही। मजा आया सर, बिल्कुल बहुत मजा आया। मजा आया ना। मतलब अलग एक्सपीरियंस था, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब कि कुछ था नहीं, मतलब अपने जेब से कुछ नहीं था, ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक होता है ना, एक अपने जेब से लाके करो तो मजा होता है, लेकिन अब कोई और स्पॉन्सर कर रहा होता है तो उस पर और ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, तो वो वाली बात। जितने भी एक हमारे आदर वो देवारगिया थे, उनको भी मैंने हम्म। ही पूरा मतलब टीम से बोल के उनका पूरा टिकट A to Z पूरा करवाया। एक फिर थे यश यश भी आया था। प्लस थे, ये दोनों हमारे प्लस के स्टूडेंट थे, अंडर 10, Yes। हाँ प्लस सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट थे। तो ये यार 6 और 8, ये अब की बार 2 बच्चे प्लस के स्टूडेंट थे स्पेशली जो आए थे इस बार हमारे यहाँ से, है ना, और आउट ऑफ 44 स्टूडेंट प्लस के अभी तक नोटिस किए जा चुके थे, तो अंडर 10 2 बच्चे थे। ओके, तो दोनों लोगों को बुलाया था हमने और पूरा मतलब इन्होंने कम्प्लीटली, इनसे बाद में हमने फीडबैक भी लिया, बोला कि सर बहुत मजा आया, ठीक है, घर से पिक किया और घर पे ही छोड़ा। घर पे ड्रॉप किया है। घर पे ड्रॉप किया, फ्लाइट से लेकर होटल कैसा था आदर्श, होटल में कैसा आपको लगा। होटल तो सर 5 स्टार होटल था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था 5 स्टार होटल का, मतलब मजा आया बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट टाइम स्टे हुआ था क्या 5 स्टार में। हम्म। ओके, अब तो आदत डाल लो,
ठीक है, अब तो अब ऐसी जर्नी आपकी मिलेगी। मैं वही उससे बोल रहा था, देवार गया बोल रहा था कि सर इतना तो मतलब हाई लाइफ स्टाइल तो मैं पहली बार था। तो हमने कहा अब ये आदत डाल लो, वैसी आपको बार बार आना पड़ेगा, ठीक है, और ये सब चीजें रहेंगी। उसके भी बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ओके, और एक हम लोगों की एक और ट्रिप हुई थी उस समय, एक टेक्निकल ट्रिप थी, क्या नाम था उसका, बेंगलोर में कहाँ पे गए थे आदर्श, वो कौन सी जगह थी? अरे नहीं, जहाँ पे पूरा एकदम से इक्विपमेंट वगैरह हम लोगों ने देखे थे। हाँ, वो म्यूजियम था ना, विश्वेश्वरा क्या म्यूजियम था हाँ, वो। विश्व सरैया म्यूजियम। उसके बारे में बच्चों को थोड़ा बताओ, कैसा था वो? वो तो अलग ही था, मतलब वो तो कॉन्सेप्ट, मतलब जो जो साइंस के रिलेटेड चीजें हैं ना, सब 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 वहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करके रखी थी, तो वहाँ पे चीजें समझ में आ रही थी कि नहीं अच्छा ऐसे वैसे होता। तो वहाँ पे जो जाएगा वही अच्छी तरीके से समझ पाएगा, मैं तो यहाँ वही से क्या ही समझ पाएगा, समझाऊंगी। पूरा डेमो हाँ, टाइप की हल्के छोटे छोटे लगा रखे थे, हाँ, बहुत हर अच्छा चीज बने। का डेमो था। एक अच्छा। अपने पुली वाला आपने देखा था कि नहीं सर, पुली जो था, पुली वाला, हाँ देखा था पुली जो वाला। 10 10 kg का वेट लटका रखा था और अलग अलग पुली का अरेंजमेंट था, तो उस वहां पे पता चल रहा था कि मतलब एक नॉर्मल उठाए तो पूरा 10 kg उठाने में बहुत वो लगता है, लेकिन अलग पुली अरेंजमेंट कर दे रहा था तो आसानी से उठ जा रहा था वो तो। वो सब ऐसे तो हमने जेई के टाइम में काफी पुली वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, लेकिन वहां पे असली में समझ में आ रहा था कि नहीं अच्छा पुली का इफेक्ट तो पड़ता है। यस, वो तो पड़ता चीजें ही है। क्या है ना, साइंस की चीजें हैं जो लोग ज्यादातर जब देखेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, पढ़ने से उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता, अगर आपको वही कुछ प्रैक्टिकल दिखा दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होता है। तभी मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, छोटे छोटे यूट्यूब पर एनिमेशन टाइप के वीडियोस रहते हैं, आप अपनी हाँ, प्रिपरेशन में उनको देखा करो। ये कंडक्शन का मैंने आपको डाला था ना वीडियो, एनिमेशन टाइप का छोटा सा, जो भी हमारे प्लस के स्टूडेंट होंगे उन लोगों ने देखा होगा। तो छोटे छोटे एनिमेशन टाइप के वीडियो देख लिया करो। कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशन में बहुत सारे आपको मिलेंगे, सीआरई में मिलेंगे, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर कैसे प्रोसेस चल रहा है, बीटिंग कैसे हो रहा है, फ्लडिंग कैसे हो रहा है, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, तो बहुत सारे बच्चों ने इंटर्नशिप भी करी होगी। अब जो जो पार्ट आपने इंटर्नशिप में देखे होंगे, जब उनकी आप थ्योरी पढ़ते होगे तो बहुत अच्छे से आपको कनेक्ट होती होगी। अरे यार, ये तो इस पे तो मैं काम करके आया हूँ, कैसे तरीके से चीजें हो रही थी। तो वो एक प्रैक्टिकल चीजों को ना आप थोड़ा सा उसको देखेंगे ना थ्योरी में, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन कर जाएगी, और उससे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो भी उसको ग्रैब बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है। अदर्स कुछ कुछ बच्चों का और भी क्वेश्चंस हैं, तो उनके मैं ले लेता हूँ। रवि बोल रहे हैं, स्ट्रेटजी इन्होंने अपनी बता दी है। हाउ मैनी मंथ्स you take to complete one subject with previous year questions simultaneously subject test? मैं तो पहले तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट नहीं करना, मतलब ऐसा कोई मैंने ऐसा अपना टाइम नोट करके नहीं रखा था, लेकिन आपको पहले सब्जेक्ट टेस्ट नहीं करना, पहले तो आपको कि अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना और उसके साथ साथ PYQ मतलब टॉपिक वाइज करते रहना, जब ये सारा हो जाए तब उसके बाद आपको टेस्ट पे जाना, ये नहीं कि आप टेस्ट सीरीज के लिए साथ में सिर्फ सब। 3 महीने बहुत हैं आदर्श। हाँ, लास्ट के 2 3 महीने, हाँ बहुत है। उससे ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज अभी, क्योंकि एक्चुअली क्या हम्म, है ना कि मार्केट में थोड़ा लोगों को डिमो, ठीक है, डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, अभी टेस्ट हम्म, सीरीज ले लो, अभी टेस्ट सीरीज ले लो, अभी टेस्ट सीरीज ले लो। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है रवि। कोई भी कहीं पे भी आप लोग इनकेस किसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज बेटा अभी आपको छूनी भी नहीं है। आपके पास इतना खुद ऑलरेडी काम करने के लिए बचा हुआ है। आदर्श ने बोला पीवाईक्यूज लगाओ, मैं ऐड कर देता हूं इसमें एक और पॉइंट, आप टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स लगाओ शुरुआत में। ठीक है, आप अदर ब्रांचेस के क्वेश्चंस लगाओ। राइट, आपके जो कॉमन सब्जेक्ट है, हीट ट्रांसफर हो गया, थर्मो हो गया, एफएम हो गया, अदर ब्रांचेस के कॉमन क्वेश्चंस लगाओ। इतना ऑलरेडी आपके पास काम करना बचा हुआ है, तो अभी टेस्ट सीरीज लास्ट के 3 मंथ इनफ है। आदर्श, आपने कब ज्वाइन करी थी टेस्ट सीरीज, कब आपने स्टार्ट करा था टेस्ट सीरीज देना? ऐसे से मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर से। अक्टूबर से, वही आइडियल टाइम ही है। उसी टाइम पर हम्म, मैक्सिमम बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो पहले से आपको टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व नहीं होना, पहले पूरा रेडी कर लो। बोलते हैं ना कि यार युद्ध होने जा रहा है, तो पहले पूरा एकदम से हथियार रेडी हम्म, कर लो, सेना रेडी हम्म, कर लो, ठीक है, अस्त्र शस्त्र रेडी कर लो। पहले वो सारे कलेक्ट कर लो, रेडी कर लो, पहने कर लो, ठीक है, उनको स्मूथ कर लो, कि जब आप वॉर करने उतरो तो फिर वो उसमें टाइम नहीं ज्यादा लगना चाहिए। पता चला पहले से ही सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप थोड़े से भटक जाओ। ओके, तो ये सब चीजें थोड़ा सा केयर करना। यस, अदर्स बच्चों को पीवाईक्यूज कैसे करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्जेक्ट के साथ साथ पीवाईक्यूज का कनेक्शन किस तरीके से बच्चों को लेकर चलना चाहिए? तो पहले तो मतलब आप जब सब्जेक्ट कर रहे हो तब तो आपको करते रहना है PYQ, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कर रहे हो वैसे वैसे आपको PYQs मतलब एक चैप्टर वाइज जब आप कर रहे हो तभी एक एक बार करते चलो, जब फिर ठीक है, जब एक बार हो जाए पूरा आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एक एक बार PYQs हो गया, उसके बाद सर मैंने क्या किया था, तो मैंने किया था कि मैंने पहले जो PYQs किए थे वो प्रॉपर एक, पहली बार जब किए थे तो प्रॉपर एक नोट्स पे किया था, कि एक नोट्स बनाया था उसमें मैंने प्रॉपर PYQs किए थे, तो वहां से जो मुझसे गलतियां होती थी ना, जो जो PYQs में जो मुझसे जो भी सिली मिस्टेक्स हुए या फिर
जूल में करना था कि वॉट में करना था कि किलोवाट में करना था। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि मीटर में आंसर देना है, सेंटीमीटर में देना है। तो जो जो भी मुझसे मिस्टेक हुए थे वो मैंने वहाँ पे अच्छे से हाईलाइट कर दिया था कि नहीं मुझसे यहाँ पे ये मिस्टेक हुए थे। अब होता क्या था कि जब भी आगे आगे उस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर उस टाइप का या फिर वो सेम क्वेश्चन आता था, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाता था कि नहीं मतलब यहाँ पे मुझसे ऐसी इस टाइप की मिस्टेक्स हुई थी, तो मैं उस पर ध्यान देता था। तो ऐसे से अगर आप करेंगे तो आपका भी वहाँ पे ध्यान पड़ता रहेगा कि नहीं मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, ये मुझसे नहीं करना है। तो ये करके कर पहले तो आपको मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। दूसरा बात ये पता चलेगा कि पीओक्यू से आपको ये पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट जो है वीक है कौन से स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से वही पता चलता है, जैसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे नॉन एसोथर्मल होते हैं सीआरई में, जो नॉन एसोथर्मल होते हैं वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट, उससे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है गेट में, तो उस पर अच्छा कमांड कर बनाना चाहिए। तो इस बार अच्छा क्वेश्चन आया था उस पर, तो वो मैंने किया था, मतलब वो मेरा सही था। तो रैंकर ऐसे ही क्वेश्चन। करेंगे अगर आप हाँ उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो हो जाएगा आपसे। तो पहला तो उससे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको पीओक्यूज के थ्रू, और दूसरा मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ऐसे पीओक्यूज से आपको एक्सट्रैक्ट करनी है चीजें, ये नहीं कि बस पीओक्यू सॉल्व करना है, सर ने बोल दिया पीओक्यू सॉल्व करना है तो बस पीओक्यू सॉल्व करो, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट हम कर ही नहीं रहे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो आपको पीओक्यू से सीखना है कि नहीं मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं और कौन से कॉन्सेप्ट मेरे वीक है जिनको मतलब मैं आप एक स्ट्रॉन्ग कर क्वेश्चन सकता को हूँ। उठाओ, कोई जरूरी नहीं है आप पूरा एकदम से ढेर सारे क्वेश्चन लगा रहे हो। एक बढ़िया सवाल उठाओ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाओ, ओके, और उसको मल्टीपल तरीके से लगाने की कोशिश करो। जी सर। उसको शॉर्ट मेथड ढूंढने की कोशिश करो, एक ये वे है मेरे पास क्वेश्चन लगाने का। ओके, अब इसमें क्या और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन लगाने का, ठीक है, क्या इसमें और भी कुछ शॉर्ट मेथड हो सकता है। जो इस बार एब्जॉर्प्शन का एक क्वेश्चन आया था, एवरी टाइम आता है, एक होता है वो जी मिनिमम निकाल लेते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से मटेरियल बैलेंस लगाते हैं, फिर से अपना एक्स एक्चुअल में कितना निकल रहा होता है लिक्विड में, एक वो तरीका है। उसी का एक मैंने सॉल्व करवाया था इस बार, उसी का एक मेथड और है ग्राफिकल मेथड। स्लोप को इक्विवेलेंट कर दो, ठीक है, तो वो बोल देता है ना कि जी मिनिमम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द जी एक्चुअल। ओके, जी एक्चुअल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द जी मिनिमम। तो एलएस से डिवाइड करके स्लोप को इक्विवेलेंट कर दो और उसकी कंपोजिशन में वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट एक लाइन में निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको इस तरीके से ट्रिक्स ढूंढनी है, छोटी छोटी चीजें ढूंढनी है कि हर एक टॉपिक में मैं क्या तरीका लगा सकता हूं कि जल्दी से आपका आंसर निकले। जैसे एनटीयू मेथड के बहुत सारे निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, हाइट ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, तो उसमें आप किस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हो, किस रूल को फॉलो कर रहे हो, कि आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट से जा रहे हो या डायरेक्ट आप क्रैमसर इक्वेशन लगा रहे हो, कब a इक्वल टू 1 है, कब a नॉट इक्वल टू 1 है, तो उसके काफी फॉर्मूलेस हैं। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करनी है, कैसे सवाल लगाना है, कैसे क्या करना है। सिमिलरली डिस्टिलेशन में होता है, डिस्टिलेशन में बच्चे जो ठीक है एक्स वाई डायग्राम पढ़ते हैं तो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो बहुत सारे बच्चे ग्राफ से निकाल देते हैं, स्लोप निकाल के। कुछ बच्चे ऑपरेटिंग लाइन लगा के फिर आर मिनिमम निकालते हैं। तो फिर वो आप कैसे निकाल रहे हो, ग्राफ से जल्दी आपका निकल के आ रहा है आंसर, या आप ऑपरेटिंग लाइन लगा के फिर आपका आंसर जल्दी निकल के आ रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। आपको टाइमर लगा के बैठना पड़ेगा कि मैं किस चीज में ज्यादा फास्ट हूं। हो सकता है कि आदर्श किसी चीज में फास्ट हो, साइंस आप किसी चीज में फास्ट हो, कृष्णा किसी चीज में फास्ट हो। ओके, तो वो आपको सेल्फ जज करना पड़ेगा कि आप किस थ्योरी में फास्ट हैं, किस अप्रोच को लेकर आप फास्ट हैं। आप कैलकुलेशन हैंड से ज्यादा कर लेते हैं या कैलकुलेटर से ज्यादा कर लेते हैं। अगेन मैं इस पॉइंट पे आदर्श से पूछूंगा, आदर्श जो कैलकुलेटर होता है अपना गेट का, उसकी प्रैक्टिस कैसी बच्चों को करना चाहिए, उसकी आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करी थी। क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि हम लोग बीटेक में तो 4 साल ये वाला कैलकुलेटर यूज करते हैं, है ना, इसके फंक्शन अलग होते हैं, इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन अलग है, जो अपना वाला आता है उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन अलग है। तो वो कैसे आपने प्रैक्टिस करी थी और वो कैसे स्पीड अप बच्चों को कर देता है जब भी गेट की प्रिपरेशन में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला तो ये कैलकुलेटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो मतलब होना चाहिए। मतलब ये तो मेरे से मतलब 20 जो मैंने अपना थर्ड ईयर वाला दिया था उसमें मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मतलब कोई भी वो नहीं था। तो उससे मेरा मतलब टाइम लॉस होता है इससे, तो इससे आप टाइम बचा सकते हैं। तो इसका आप टेस्ट सीरीज के थ्रू इसको आप सही कर सकते हो। तो मैंने टेस्ट सीरीज के थ्रू इसको सही किया था, इसको फर्स्ट किया था। तो टेस्ट सीरीज में सेम कैलकुलेटर होता है, वहां से आप इसको सही करते हो। तो टेस्ट सीरीज से ये भी आप एक है कि आप यहाँ से अपना टाइम सेव कर सकते हो कैलकुलेटर वाले पोर्शन से भी। यस, जब भी आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो टेस्ट सीरीज में क्या रहता है कि कैलकुलेटर ऑलरेडी उसमें रहता है। ओके, तो कैलकुलेटर रहता है तो आप उस कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर सकते हो। या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब भी मेरी क्लास करते हैं तो वो मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है गेट वाले कैलकुलेटर का, तो बहुत सारे बच्चे उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो मोबाइल में भी आप लोग उसको डाल सकते हो, लेकिन आप शुरुआत स्टेज में हो तो आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हो, कैलकुलेटर मोबाइल में लेके कर सकते हो। और बहुत सारी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठा लो, उसको एक साथ एक दिन बैठ के सॉल्व करो, तो आपको उसके फंक्शंस कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ जाएगा।
इस पर मैं एक सेपरेट सेशन भी ले लूंगा, तो वो भी यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। नाउ ओके, और भी स्टूडेंट के डाउट है सर, आपका ड्राइविंग फोर्स क्या था प्रिपरेशन के लिए? आपको मतलब मोटिवेटेड रहना है हमेशा, तो आपको तो रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए कि मतलब मेरा अगर हो गया तो फिर मैं कहाँ रहूँगा। तो एक ये भी होता है मोटिवेशन। मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहता था, मतलब मैं सोचता था कि अच्छा ऐसा हो गया मेरे साथ तो फिर मैं क्या करूँगा आगे। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन होता है। तो यहाँ से भी एक ड्राइविंग फोर्स आता है अंदर से कि नहीं, करना पड़ेगा करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि आप सोच के हमेशा सपने में ही घूम रहे हैं कि ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। मोटिवेट रहने के लिए आपको रिजल्ट के बारे में सोचना है कि अच्छा रिजल्ट रहा तो मैं कहाँ पे रहूंगा, क्या करूँगा। यस, तो मतलब प्रोसेस को इससे मैं फॉलो रहता था। करना है अच्छे से, पता ठीक है, एक हम्म। आपका एम होना चाहिए कि मेरा एक गोल ये है। अब उस गोल के पहुंचने के लिए जो आपका डेली बेसिस पर प्रोसेस है उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पर फोकस करो, सारी चीजों पर फोकस करो, रिवीजन अच्छे से करो, सारी चीजें आपकी बढ़िया तरीके से चलेंगी तो अल्टीमेटली यार रिजल्ट भी आपका अच्छा होगा। इनकेस हम पूरे दिन यही सोचते रहेंगे अरे पीएसयू में चले जाएंगे, अच्छा ठीक 5 स्टार में रहने के लिए मिलेगा, ठीक है, एकदम से ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, अरे भाई साहब ये सब कुछ आप लोग करोगे, है ना, तो वो एक फिर सोचते रह जाओगे, हाँ है ना, हाँ तो बिल्कुल। ऐसे। हाँ, तो थोड़ा सा उन चीजों को भी अवॉइड करना है, ठीक है, प्रोसेस पे काम करते रहना है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली वो चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। तो एक ये मोटिवेशन आपके माइंड में कहीं ना कोई कोर में होना चाहिए कि ये इस तरीके से होगा, जैसा कि इन्होंने। अच्छा, अदर्स कभी कभी आपको प्रिपरेशन करते टाइम पे, ठीक है, आपका ये ईयर 1 है, लेकिन गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे आपको लगता था कि मैं ये ईयर 1 मार दूंगा 2024 में, जब भी आप प्रिपेयर करते थे एज ए स्टूडेंट, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट जो अभी बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है देखो ये जो बच्चे देख रहे हैं इन्हीं में से अंडर 100 बच्चे होंगे बहुत सारे फॉर श्योर, तो अभी इनको भी नहीं पता होगा कि अंडर ये 100 लेकर आएंगे, तो जब भी आप भी प्रिपेयर करते थे तो आपको पहले आइडिया लग रहा था कि ये ईयर 1 आ जाएगी? नहीं सर, ईयर वन की तो मेरे को आइडिया रिजल्ट वाले डे तक नहीं था। मतलब ये था कि रिजल्ट क्या, मतलब पेपर देने के बाद तो मुझे मतलब थोड़ा सा वो हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। मतलब उस समय थोड़ा डाउट में था ये, क्योंकि करके आया था ना, तो मतलब क्वेश्चन तो मैंने कर लिए थे, लेकिन ये अंदर था कि पता नहीं क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि एनईटी ज्यादा होता है तो क्वेश्चन सही होंगे कि नहीं होंगे, तो वहां पे था। और उसके बाद फिर मतलब ये तो था नहीं। उसके बाद जब मैंने ये देखा, अपने मार्क्स वगैरह चेक किए, तो जब 70+ हो गया, तो 70+, क्योंकि लास्ट टाइम में था कि 70+ जिनके होते हैं वो 20 में हो जाते हैं, मतलब टॉप 20 में। तो ये तो हो गया था कि मैं टॉप 20 में रहूंगा। फिर धीरे 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 और एनालिसिस सारे उस पे चैनल्स पे आते थे, तो वहां से पता चल गया था कि इस बार थोड़ा सा चल रहा है, मतलब नीचे जा रही है लोगों की नंबर्स। वहां से था कि मतलब ठीक है, अब टॉप 10 टॉप 5 तक हो गया था कि अब टॉप 5 में आ जाऊंगा। मतलब ये नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर सर जो टॉपर के मार्क्स थे 92 थे। मुझे लग रहा था कि मतलब किसी का 80+ तो होना चाहिए, मतलब आएगा किसी न किसी का। लेकिन अब वो मेरी भी आगे अपना फर्स्ट था। स्टूडेंट था आदर्श, वो भी हमसे यूट्यूब से पढ़ा हुआ था, रोहित, ठीक है, जी आज भी सर। उससे मेरी बात होती रहती है ना, वो भी कह रहा था कि सर वहाँ पे है भी वो। रोहित, अभी वो कहाँ पे एक्चुअली है? क्या था, वो जॉब कर रहा था, जॉब के साथ उसने रैंक मारी थी। हम्म। हाँ, अभी वो शायद तो आईयूसीएल में भी चला गया है। हाँ, अच्छा। उसे एक बार अभी आईयूसीएल का थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उससे पहले वो एक जगह जॉब में था, तो उसने फिर हम्म। जॉब स्विच करने के लिए हमसे कॉल किया था कि सर एनओसी वगैरह का थोड़ा उसका सीन बन रहा था, तो जॉब स्विच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमने कहा तो अब तो बिल्कुल पक्का है, रैंक पक्की है, तो फिर तो स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो। तो वो भी जादवपुर यूनिवर्सिटी से था, जहाँ से इस बार देवार्गी अपना 6 है या यार, उसी कॉलेज से वो भी पढ़ा हुआ था। तो बच्चे, ठीक है, जॉब के साथ भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। वही है कि कोर में पहले से आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तब फिर रैंक अच्छी आ जाती है, एक बार तो आपको प्रॉपर करना पड़ता है। हम्म। अनुष्का ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली क्या होता है कि जिन जो भी AIR 1 होते हैं हर ब्रांच के, तो उनको आईएससी या पर्टिकुलर आईआईटी जो ऑर्गेनाइजिंग हम्म। होती है उससे कॉल आता है डायरेक्टर का, आपके पास आया था क्या? कॉल तो नहीं, मेल आया था मेरे पास। बाकी लोगों के पास आया था, वहां पे मिला था ना उनके जो इलेक्ट्रिकल के थे या ईयर वन हाँ, वो शिवम AIR करके 1 आए थे, थे। उनके पास आया था। तो मेल आया था अभी 2-3 दिन पहले ही। वो बोल रहे थे कि सबसे नहीं कांटेक्ट कर पाए हम लोग, तो उन्होंने मेल किया, तो मेल आया था मेरे पास। मेल में क्या लिखा था? मेल में सर मैं अभी दिखा हाँ देता हाँ, हूँ थोड़ा मेल। बताओ बच्चों को। कंग्रेचुलेशन वगैरह था। Heartily congratulations on securing All India Rank 1. Your respective GATE 2024 test papers. Obtaining the highest marks in GATE test paper is commendable achievement. A few days ago, I tried to reach out to every one of you over the phone. Several of you responded to the call, and I had the pleasure of interacting with you. मतलब उन्होंने ट्राई किया था पर हो नहीं पाया था, तो अच्छा यही है। अच्छा। बाकी फ्यूचर फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष दे रहे हैं। चंद्रशेखर शीला मानतुला।
ये एक बहुत ही मतलब प्राउड वाली बात है कि आईआईटीज के डायरेक्टर से या इनके साथ बीटेक भी करते हैं ना कॉलेज में, तब भी मिलने का मौका नहीं मिलता है। ओके, और एक ठीक है, नॉन आईआईटीएन स्टूडेंट के पास आईआईटी डायरेक्टर मेल कर रहे हैं, ठीक है, बधाई दे रहे हैं, तो ये कि अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आईआईटीज के बेटा डायरेक्टर की बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो वो इनके साथ को बेटा मेल कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो इससे अच्छा बात क्या ही हो सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेटा गेट वही चीज है ना कि इनकेस गेट अच्छा हो जाता है, गेट में आप अच्छी रैंक लेकर आते हो, तो फिर ये समझ लो जिंदगी कहाँ से कहाँ तक भी बदल सकती है। एक नॉर्मल कॉलेज का भी स्टूडेंट जिसके यहाँ एक भी कंपनी नहीं गई है ना, पूरी साल में एक सिंगल कंपनी नहीं गई है, उसको भी आईआईटी का डायरेक्टर कॉल कर सकता है, उसको भी आईआईटी का डायरेक्टर मेल कर सकता है, जिसके यहाँ हजारों कंपनी पर ईयर आती हैं। ओके, तो एक ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही अच्छा एक ये रहता है। ठीक है, जैसा उन्होंने बताया, कॉल आए तो फिर हो सकता है कि बाद में भी वो समटाइम्स कॉल करते हैं, तो बाद में भी कॉल आ सकता है, अदरवाइज उन्होंने मेल कर दिया है तो फिर कोई बात नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट रवि पूछ रहे हैं कि सर कैन यू प्लीज सेंड द पिक्चर ऑफ योर टाइम टेबल का ऐसे ही ओरली बता दो, अभी पिक्चर तो कभी सेंड करना मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना, तो मैं भेज दूंगा। वैसे कोई सर मैंने कुछ टाइम टाइम टेबल टेबल क्या वगैरह रहता ऐसा था, कुछ नहीं मतलब बनाया। आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक का क्या टाइम टेबल, क्या शेड्यूल रहता था पूरे दिन? वैसे शेड्यूल तो सर मैं नाइट स्टडी करता था, मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही। तो मैं नाइट हाँ, में रात में 10 साढ़े 10 पे बैठता था, सुबह 5 बजे तक पढ़ता था। मतलब वो रेगुलर था मेरा। वो था मतलब, ये तो कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए कि जब आप एक रोज पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो अगला दिन पढ़ नहीं रहे हो। तो एक तो कंसिस्टेंसी आपके अंदर रहनी चाहिए कि आपको डेली 6 आवर 7 आवर जो अपने हिसाब से आपको लगे कि नहीं, किसी का वो थोड़ा सा कम होता है तो लोग ज्यादा आवर देते हैं स्टडी के लिए। तो मैंने मतलब 6 घंटे में देता था, तो मैं 10 से 5 बजे तक पढ़ता था। फिर कोई 5:30 बजे वगैरह तक सो जाता था, फिर दोपहर में 1 1 डेढ़ बजे तक उठता था, फिर खाना खाता था, मतलब नॉर्मल। फिर दो दो 2 बजे से क्लास होती थी हमारी। फाइनल ईयर में कम क्लासेस होती हैं, एक ही 2 क्लासेस होती है, तो 2 से 5 2 से 4 ऐसे क्लासेस होती थी हमारी। फिर क्लास करके आता था, वही नाश्ता वगैरह, फिर थोड़ा दौड़ने चला गया, खेलने चला गया कभी कभार, या कुछ कर लिया, मतलब ऐसे तो नॉर्मल हो जाता था। फिर कॉलेज के भी कुछ असाइनमेंट वगैरह होते थे, तो वो सब उस नॉर्मल जो रात का टाइम था डिनर का टाइम, उस टाइम कर लेता था। फिर घर पे बात वगैरह होती थी, उसके बाद फिर वापस से पढ़ाई करने लग जाता था। तो यही शेड्यूल था, डेली चल रहा वेरी था, एक नाइस, शेड्यूल मतलब फिक्स था। नाइट के विद्यार्थी रहे हो आप। जी सर। रात्र में धमाल मचाने वाले 10 से 5। जी सर। ठीक है, उसका क्या बेनिफिट्स आपको, मतलब पर्टिकुलरली क्या बेनिफिट्स आपको लगते थे कि रात में आप लेट नाइट अच्छी पढ़ाई कर लेते थे? बेनिफिट तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को रात में ही पढ़ना चाहिए। बेनिफिट तो ऐसा क्या, मतलब एक पहले तो एक 6 घंटे बैठना जो बहुत बड़ी बात होती है। अगर 6 घंटे आप रेगुलर बैठ रहे हो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो एक 6 घंटे बैठने की आदत लग जाती है। उसके बाद क्या है कि लगातार अब ऐसे क्या, बीच बीच में अगर आप ब्रेक लेके पढ़ोगे ना, तो फिर वापस से चीजें, अगर अभी आप कुछ पढ़ के फिर सोचोगे कि बाद में इसका प्रयोग ही करूंगा, तो फिर बाद में आओगे तो फिर हो सकता है उसको रिवाइज करना पड़े। तो इस हिसाब से थोड़ा सा टाइम बच जाता है, अगर रेगुलर पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहता यस, वही है, टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट होता है। ओके, साईं पूछ रहे हैं सर, जो आप स्टडी के बाद जो ब्रेक लेते थे, हम्म। कितने टाइम का ब्रेक लेते थे और उस पर्टिकुलर इंटरवल में, और उस ब्रेक में क्या करते थे? ब्रेक में वापस मतलब 10 15 मिनट का बीच में कभी ब्रेक हो गया, या फिर किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह आ गया, 12 बजे बर्थडे मनता है तो बर्थडे वगैरह हम थोड़ा देर चले गए, 10 मिनट केक खा के आ गए, यही सब होता था। थोड़ा बहुत ब्रेक ब्रेक में क्या देखेंगे, यूट्यूब वगैरह देख लेंगे, या फिर कुछ इधर उधर कर लेंगे जिससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाए। यही था। तो ब्रेक वही है ना कि यार ब्रेक आपको लेना है, देखो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है कि आपको लगता है कि मेरे को 2 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए तो 2 घंटे के बाद ले लो। आपको लगता है 3 घंटे की कैपेसिटी आपके अंदर है बैठने की और 3 घंटे बाद ब्रेक ले लो। ठीक है, हम्म। आपको ब्रेक लगता है कि 2 2 घंटे बाद लेना है तो आप छोटे छोटे ब्रेक ले लो। आपको लग रहा है कि मैं 3 घंटे तक बैठ रहा हूँ बढ़िया तरीके से, फिर आप एक लंबा भी ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, ब्रेक लेके पढ़ोगे तो वो की इफिशियंसी उससे बढ़ जाती है। अच्छा रहता है, आप ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक को ऐसा ना करो कि पता चला ब्रेक के चक्कर में 2 घंटे तक यूट्यूब की रील्स ही हाँ। देखते चले गए। प्रॉब्लम ये हो जाती है, ब्रेक ठीक है, हाँ। लेकिन वो ब्रेक कितना लंबा हो जाता है, फिर वो कब बैक कर पाते हो स्टडी में, तो वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि ब्रेक तो ठीक है, ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक वो पता चला बहुत ही बड़ा ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, ब्रेक को गैप में नहीं कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो ये की इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी इजी कॉन्सेप्ट में भी फंस जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसे कैसे डील करें? तो पहले तो आपको चीजें पॉजिटिव, मतलब किसी भी चीज का पॉजिटिव पॉइंट निकालना है कि नहीं, मतलब ये मेरा इसमें से पॉजिटिव चीजें क्या है। मतलब नेगेटिव चीज तो देखनी नहीं, नेगेटिव चीज आप देखोगे तो आप डिमोटिवेट होगी।
तो उसमें से जो भी पॉजिटिव चीज़ है कि नहीं चलो अच्छा ठीक है ये नहीं आ रहा है तो मैं इसको वापस से कर लेता हूँ, तो उससे आपका ही उससे मजबूत होगा कॉन्सेप्ट। तो अगर वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसको वापस से देखो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो लास्ट ज्यादातर फोकस करना चाहिए। लास्ट 2-3 चीजें और पूछनी है आदर्श, फिर इस सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। जी एक तो ये पूछेंगे कि आपने सिलेबस अपना एंड कर दिया, ठीक है, फिर आपने सिलेबस के बाद आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी, फिर आपने शॉर्ट नोट कैसे बनाए, जो ये सब चीजें रही, ये 3 चीजें पैकेज रहता है। एक तो अपना थ्योरी का नोट्स रहता है, थ्योरी के बाद जी आपका एक रिवीजन रहता है, रिवीजन के बाद एक आपका शॉर्ट नोट रहता है, ये तो थ्योरी वाला पार्ट कवर हो गया। इसके बाद पीवाईक्यूज रहते हैं, इसके बाद रहती है आपकी टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी, रिवीजन कैसे करते थे, और आपने कोई की पॉइंट्स कहीं पे राइट डाउन कर रखे थे, तो बच्चों को किस तरीके से की पॉइंट राइट डाउन करना है? हाँ, तो सर रिवीजन तो नॉर्मली जैसे रिवीजन में नॉर्मली करता था वैसे बहुत पूरा रिवीजन करता था, और उसमें से कोई चीजें जो थी जो हाईलाइट करने लायक थी कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको वहाँ पे हाईलाइट कर देता था। उसके बाद मैं पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करता था। और मैं सर शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए नहीं थे, मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स उतना नहीं किया था क्योंकि मैं इतने बार पीवाईक्यूज इतना टेस्ट सीरीज कर लिया था ना, मुझे फॉर्मूले सब कुछ मतलब नोट्स पूरे मेरे दिमाग में आ गए थे कि नहीं, मतलब कुछ याद करने की जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं थी क्योंकि मैंने इतना क्वेश्चन कर लिया था, इतना टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व कर लिया था कि मुझे सारी चीजें याद हो गई थी। तो वहाँ पे मुझे शॉर्ट नोट्स की उतनी जरूरत पड़ी नहीं, और रेगुलर रिवीजन भी करता था, पीवाईक्यूज भी करता था, तो इससे नोट्स वगैरह दिमाग में था ही। तो फिर इससे क्या हुआ कि फुल सिलेबस टेस्ट जब होते हैं ना, उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि कई सारे लोग फुल सिलेबस टेस्ट देने लगते हैं और कोई सब्जेक्ट उनका फैसला तैयारी नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ एक दो सब्जेक्ट छोड़ के लोग फुल सिलेबस टेस्ट देने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी फुल सिलेबस टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप जब पूरा आपका रिवीजन हो चुका, पूरी चीज आपके दिमाग में होता है तभी तो आप उसका बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपकी चीजें जब रहेंगी नहीं तो आप उसका बेस्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे वहां से। तो वही चीज है, ईमानदारी से तो पहला बार टेस्ट सीरीज देना है और पूरे प्रिपरेशन के साथ देना है पूरी टेस्ट सीरीज को प्रिपरेशन के बहुत साथ देना है। इंपॉर्टेंट, तो यही है कि बहुत टेस्ट सीरीज देखो इंपॉर्टेंस में। क्या है ना, कि टेस्ट सीरीज जैसा इन्होंने ज्वाइन करी थी अक्टूबर में। ओके, तो टेस्ट सीरीज आप इंडिया में, ठीक है, दो कोई सी भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, चाहे हाँ, आप टेस्ट अपने सीरीज कोई से भी कर सकते हैं आप लोग, कोई सी भी कर उसकी सकते हो, कोई कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कोई एक्स यहाँ ज्वाइन करना है, वाई यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ठीक है, टेस्ट सीरीज आप कहीं की भी, वो एक टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज। सर एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज का मार्क्स भी आपको नहीं देखना है, क्योंकि टेस्ट हम्म, सीरीज दे रहे हो आपको, आपका उसको मार्क्स नहीं देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि आपको गलतियां कहाँ से अवॉइड कर रहे हो और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, और कोई अच्छा सा क्वेश्चन उसमें है तो उस क्वेश्चन को अलग से नोट डाउन करना है कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसको कैसे करूंगा, तो उसका कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो वेरी गुड। आपको पहले तो एक्यूरेसी बढ़ानी है और अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल टेस्ट सीरीज बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि जो आपके टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे हैं वही आपके टेस्ट में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं देखने। ऐसा इससे क्या होता है, टेस्ट सीरीज के मार्क्स से काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता था। मार्क्स नहीं देखने आपको, एक्यूरेसी पे काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही आपके गलत हो जा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो सही होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको करना, उससे सीखना है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। ये भी कई लोगों का होता है कि कई लोग एप्टीट्यूड लास्ट में करते हैं, वो अपने हिसाब से होता है अपना, उसको जैसा भी आपको उसको सही लगे वैसा करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट, तीन चीजों पे फोकस करना है आपको। वही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे हाईलाइट किया है आदर्श। देखो टेस्ट सीरीज बच्चे क्या करते हैं ना, एक टेस्ट पेपर दिया उसमें नंबर कम आ गए, फिर मैसेज करते हैं कि सर टेस्ट सीरीज में बहुत मार्क्स करवा रहे हैं, फिर उस चक्कर में टेस्ट से उनको डर लगने लगता है। ओके, तो डर लगने लगेगा, फिर वो लोग टेस्ट नहीं देते कि नंबर खराब आ जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाते हैं, 4-5 दिन खराब हो जाते हैं। जी तो सर। भाई आदर्श ने बोला कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है टेस्ट सीरीज के लिए। ओके, आप पहले अपने आप को रेडी कर लो, युद्ध के लिए आप तैयार तो कर लो ना अपने आप को। बोलते हैं ना कि आप कि जब भी कोई सैनिक जाता है तैयार होने, तो उसकी पहले 1-1.5 साल उसकी क्या करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है प्रॉपर तरीके से, तब उसको एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हायर किया जाता है। तो अभी आप पहले आप ट्रेनिंग तो कर लो अच्छी। ओके, आप पहले अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो, आप अपने बेसिक पीवाईक्यूज लगा लो, आप टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स लगा लो, आप अदर ब्रांच के क्वेश्चंस लगा लो, पहले आप रेडी कर लो अपने आप को कि अब मैं टेस्ट पेपर में उतर रहा हूं, तो अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ उतरूंगा कि अब मुझे नई चीजें कवर नहीं करनी पड़ेंगी। हो सकता है गलतियां हो टेस्ट पेपर में, नेचुरल है, गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, आदर्श ने भी 57 किए हैं, इनके भी क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, तो उसको तो 100% रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्वेश्चंस तो गलत होते हैं। लेकिन बात यह है कि जैसा कि इन्होंने बोला कि जो क्वेश्चंस हमको आ रहे हैं वो गलत ना हो, जितना हम करके आ रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़िया रहे, और कम टाइम पे चीजें निकल जाए, ये मेन एजेंडा होना चाहिए जब भी आप लोग तैयार करेंगे। तो बिल्कुल भी अभी टेस्ट सीरीज के लिए वरी करना नहीं है, ठीक है, हम लोग तो पूरी साल कनेक्टेड रहेंगे। राइट टाइम क्या होगा तब प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा कि अब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अब आपको ये काम करना है, ठीक है। तो पूरा वो मेंटरशिप में जब आप लोग रहोगे तो वो सारी चीजें मैं आपको प्लान करके बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें करनी है। ओके,
नाउ एक दो पॉइंट और भी बच्चे, एग्जाम सेक्शन में कैसे काम, द ऐप कोई प्रेशर फील, अच्छा एग्जाम के टाइम को कैसे हैंडल करना है, मतलब उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो पहले तो आपको जो भी एग्जाम दे रहे हो, आपको टेस्ट सीरीज से अपनी एक स्ट्रेटजी, एग्जाम की स्ट्रेटजी आपको पहले बना लेनी होगी कि नहीं मैं एग्जाम इस ऐसे सॉल्व करूंगा। तो ये टेस्ट सीरीज से ये भी हो जाएगा कि आपको एक एग्जाम स्ट्रेटजी बना लोगे कि आप ऐसे एग्जाम सॉल्व करोगे। और प्रेशर तो आपको किसी पॉइंट पे नहीं लेना है। अगर आप प्रेशर ले रहे हो तो आपसे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेशर नहीं लेना है, पहली बात। एक एग्जाम की स्ट्रेटजी बना के चलनी है। और जैसे सर इस बार क्या हुआ था कि वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब एवरेज, मतलब ये। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मेरे से हो गए थे। जब मैं से 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे गया ना, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन थे और मेरे स्टार्टिंग में ही थे वो क्वेश्चन, जो और बड़े बड़े थे, अच्छे अच्छे। मतलब एक था वो सर, मुझे याद नहीं आ रहा, उस एक सीआरई का ही था कुछ, ये करके था, इंजाइम करके, इंजाइम का एक क्वेश्चन था वो था। तो मैं इसको सोचा कि सॉल्व करने चलूँ। तो वहां पे क्या था कि मेरे दिमाग में पहले था कि अगर कोई क्वेश्चन को पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि इसको मुझे स्किप करना है या फिर इस पे मुझे सॉल्व करने के लिए रुकना है। तो ये आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है कि ये मुझसे हो जाएगा अगर मैं सॉल्व करने बैठता हूँ, नहीं हो रहा है, अगर इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं, तो उसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना है। इससे आपका टाइम सेव होगा। मेरे से ऐसे हुआ था कि मेरे से जो ऐसे क्वेश्चन थे ना, मैंने उसको छोड़ के आगे बढ़ गया था। तो इससे क्या होता है, मेरा टाइम सेव हो गया था। और एक बार वो क्वेश्चन आप रीड कर लेते हो ना, तो आपके दिमाग में चलता रहता है। तो आप जब दूसरी बार वहां पे आओगे तो हो सकता है वो स्ट्राइक कर जाए। ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मैंने स्टार्टिंग में जब पहली बार मैं जा रहा था, तो कई सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। तो वापस मेरे मेरे पास लास्ट में कम से कम 15-20 मिनट बच गए थे। तो मैं वापस जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे गया, तो ऐसे मेरे 2-3 क्वेश्चन हो गए। तो वहां से मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला इससे। तो ऐसे अपने अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आप मेरी भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप अपना खुद से बना सकते हो। टेस्ट सीरीज पे डिपेंड करता है, ये सब टेस्ट सीरीज से चीजें आपको सीखनी है। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रोहित पूछ रहे हैं मैथ्स कहाँ से किया, तो रोहित मुझे लग रहा है अभी आप लास्ट में ज्वाइन किए हो शायद, तो आदर्श ने बताया जो यूट्यूब पे हम लोगों की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना, तो वो इन्होंने फॉलो किया था। तो वहां से जो जो इनको डाउट्स थे, जो जो चीजें इनको कवर करनी थी, वो इन्होंने यूट्यूब से कवर कर ली थी। तो फाइन, बहुत बढ़िया। तो ये था आदर्श के साथ सेशन, बहुत सारा, ठीक है, आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। और सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आदर्श को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, जितने भी बच्चे सेशन में देख रहे हैं। और इनको एक थैंक यू का मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पे। और आदर्श आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप तो, हम लोग तो पहले मिल चुके हैं एक बार बेंगलोर में। आपकी लंबाई बहुत है, हमसे तो बहुत बड़ी ज्यादा लंबाई है आपकी। ठीक है, ऐसे बैठे हुए हो तो बराबर लग रहे हो, आदर्श भैया बहुत लंबा है आदमी। ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी है आदर्श, कितनी लंबाई है आपकी? 3 है। तो ये मुझसे तो एक हाथ ऊंचा है ना। फोटो में मैं तो बिल्कुल छोटा लग रहा था, मैंने कहा भाई आदर्श को बोल देता थोड़ा डाउन हो जाए तब फोटो ले हमारे साथ। तो आदर्श की एक अच्छी खासी लंबाई है और रैंक भी बहुत अच्छी इन्होंने मारी है। ओके। और ये आपको बहुत सारे बच्चे, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आदर्श। और ऐसे सेशन सब जब भी आप किसी भी पीएसयू में जाएंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑलवेज आप बच्चों को गाइड करते रहेंगे, बीच बीच में हम लोग टच में रहेंगे और सारे सेशन लेते रहेंगे, है ना। एक तो ये चीज़ रहेगी। और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बच्चों को नीड पड़ती है तो डेफिनेटली सभी लोगों से मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि जो भी हम लोगों के 10 है, अंडर 10 है, सभी लोगों के साथ सेशन में 1 बाय 1 आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, तो अगली बार हो सकता है कि अगले आदर्श आप लोग हो, है ना, क्योंकि यू आर स्टूडेंट और आप ही लोगों में से रैंक आएगी, है ना। तो आप लोग मेहनत करो तो अच्छी टॉप 100 रैंक आए, टॉप 20 रैंक आए, टॉप 10 रैंक आए, बिल्कुल आएगी, मेहनत करने से आएगी। आदर्श कुछ फाइनल, कुछ की पॉइंट्स बच्चों को देना चाहो 1-2 मिनट में? और मतलब रैंक तो आएगी सबकी, जो कंसिस्टेंट रहेगा लास्ट तक उसकी रैंक आएगी, ये कंफर्म है। मतलब हार्डवर्क कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर हार्डवर्क आप किए हैं तो आपकी रैंक आएगी, ये तो आप दिमाग में लेके चलिए। अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो नहीं आएगी। ये भी रहेगा ही नहीं कि आपने मेहनत किया और 1-2 महीने लास्ट में कर लिया तो आएगी, मतलब उतनी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग से लगा है उसकी आएगी रैंक, ये कंफर्म है आएगी। तो आपको ये उससे चीज है, डिमोटिवेट नहीं मेहनत होना जो है, टेस्ट करेगा सीरीज। भैया रंग आएगा। वही बोलते हैं ना कि समुद्र मंथन के समय, कि हम्म। अमृत के साथ साथ विष भी निकलता है, और जो विष पी लेता है वही महादेव कहलाता है ना। तो वही इंपॉर्टेंट है, जो मेहनत करेगा, जो तपेगा, सुलगेगा, वो एक दिन चमक के बाहर निकल के आएगा। राइट, तो वही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करो, मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा कर जाओगे। और संगीता, इन्होंने जैसे बताया कि आईपीसी मास ट्रांसफर टॉपिक्स यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो सारे फॉलो किए हैं हमसे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अपना फॉलो किया है, और मैक्सिमम सेल्फ स्टडी इन्होंने करी है, बहुत अच्छा रैंक लेकर आए हैं। आदर्श, आपके कॉलेज से और भी कोई अच्छी रैंक आई इस बार आपके क्लास से? सर हमारे ईयर से फिर उसके बाद, मतलब फाइनल ईयर से बताऊं तो उसके बाद 300 400 करके रैंक है। अच्छा अच्छा, कभी कितने थे ये लोग।
और जूनियर्स में आई है, जूनियर्स में थर्ड ईयर में आई है 14 लोग, 114 आई है, ऐसे करके है। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब जो भी बच्चे कनेक्टेड होना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि कोर्स के साथ मूव करना है, तो डेफिनेटली यू कैन मूव विद कोर्स। अनअकैडमी करंट टाइम पे 2025 के लिए उम्मीद और संग्राम बैच लॉन्च कर दिया है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, करंट टाइम पे आपका हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बैच डी में मैंने स्टार्ट किया है 23 ऑफ द मार्च से, जिसके 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो जिनको भी करना है वो लोग अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट करना, और शाम को 7 बजे चलने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी अनअकैडमी पर आना चाहते हैं, तो करंट टाइम पे बेटा आप लोगों का जो फीस है वो 19,999 है। इसका लास्ट डेट कल है, तो यू कैन यूज माई कोड MR100, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस कोड को यूज कर लेंगे तो मेरे गाइडेंस में आप लोग आ जाएंगे, और यहाँ से इस पर्टिकुलर फीस पर कम से कम फीस ये आप लोगों की अभी करंट टाइम पे चल रही है। ये लास्ट डेट इसकी बेटा 31 मार्च है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्लेस पर, और आइकॉनिक लेना चाहे आइकॉनिक भी आप लोग ले सकते हैं। प्लस पर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्लस पर भी कंटिन्यू करने। एक नया बैच हम लोगों का 30 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 30 तो आज से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आपकी थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, और मास ट्रांसफर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हुए हैं, तो वहां से भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं इस सेशन में दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब के लेक्चर्स को फॉलो करना स्टार्ट करो, वहां से धीमे धीमे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, धीमे से फिर प्लस पे आ जाओ, फिर यहाँ से आप एक रेगुलर हो जाओगे और प्रॉपर तरीके से आप सारी चीजें कर पाओगे। थैंक यू आदर्श, थैंक यू सो मच आप लोग, आपका फॉर योर टाइम, और आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। AIR डायरेक्टर से तो IITs के तरफ से आपको एक मेल आया ही है, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, और कीप साइनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सभी लोगों को, सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, ऑल दी बेस्ट। जितने भी अपकमिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को बेटा ऑल दी बेस्ट, सभी लोगों को थैंक यू। अगले रैंकर्स आप लोग होंगे, अगले आदर्श आप लोग होंगे, अगले अंडर 10 आप होंगे, ठीक है। बस मेहनत करते चले जाओ, मेहनत अपने हाथ में है, मेहनत इतनी करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है कि रैंक को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने हाथ में सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करते चले जाओ, ठीक है। रैंक भी आएगी, सब कुछ होगा, डायरेक्टर की कॉल भी आएगी, सब कुछ होगा, बस मेहनत करते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, दैट्स इट, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, मस्त रहो, थैंक यू।